हेलो, वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, आज जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करके चैप्टर है, न्यू चैप्टर। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। लास्ट एग्जामिनेशन में भी इससे क्वेश्चन था और अक्सर इस चैप्टर से एक ही नहीं दो कभी कभी तीन क्वेश्चन आता है। चूँकि ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग अच्छे से स्टडीज़ करेंगे एकदम कॉन्सेप्ट वाइज से। चूँकि इससे 2-3 क्वेश्चन इसलिए आता है चूँकि इससे प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अक्सर इसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे व्हाट डू मीन बाय वर्किंग कैपिटल, व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंस एंड व्हाट आर टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक ना। ये सब या फैक्टर इफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये सब मेन इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप देखिए, सबसे पहले हम लोग वर्किंग कैपिटल को समझेंगे कि वर्किंग कैपिटल है क्या। तो देखेंगे वर्किंग कैपिटल जो था, हम लोग जनरली क्या समझते थे कि करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, जो हम लोग आईकॉम में भी पढ़े होंगे, चूँकि एक रेशियो चैप्टर में, बीकॉम में भी पढ़े थे करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज क्या। और हेयर यहाँ पर एमकॉम में भी हम लोग फिनेंशियल मैनेजमेंट में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को स्टडीज़ कर रहे हैं। बट यहाँ पर तो थ्योरेटिकल रूप से हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल करके। यहाँ पर एक चैप्टर ही है, हम लोग इससे पहले क्या एक छोटा सा टॉपिक पढ़े थे। तो यहाँ पे देखिए वर्किंग कैपिटल का मतलब कैसे समझना है। यहाँ पे कह सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल मीन्स दी एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर दी करेंट लायबिलिटीज। मतलब ये कि मेरा करेंट एसेट्स जितना भी करेंट लायबिलिटीज से ज़्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। या यूँ कहें तो वर्किंग कैपिटल को बोला गया है या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक मिनिमम अमाउंट है जो किसी भी बिजनेसमैन को हमेशा उसको डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए उसे मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। उसको क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल। मतलब कार्यशील पूंजी प्रबंध। मतलब कि जो हम डे टू डे बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं तो हमको स्टाफ को सैलरी पेमेंट करने के लिए कितना चाहिए, साथ साथ हम लोगों को कोई कैरेज के लिए कितना पैसा चाहिए, कोई बिल्डिंग का रेंट देने के लिए पैसा चाहिए, क्या कुछ गुड्स को परचेज करेंगे उसके लिए पैसा चाहिए, क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे उसके लिए पैसा चाहिए। क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे ऐसा जगह पे होता है कि हम लोग को हमेशा एक्सपेंस करना ही पड़ता है, या छोटे छोटे स्टेशनरी प्रिंटिंग वगैरह परचेज करना पड़ता है, ठीक ना। तो इन सभी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, इन सभी चीज़ों को डेली ऑपरेट करने के लिए हम लोग को जो मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, लिखिए is the difference between current assets and current liabilities। current assets and current liabilities। ठीक ना, यहाँ तक नोट कर लिए। फिर लिखेंगे करेंट एसेट्स मीन्स the assets which is that is realized within a
year. It includes cash in hand, cash at bank, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, उसके बाद डेटर, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, accrued income, accrued income, stock of RM मतलब रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है। RM का मतलब बोले तो रॉ मटेरियल है। आप लोग फुल लिखिएगा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल करके आप लिखिएगा, ठीक है। आप लोग शॉर्ट में नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक नोट हो गया। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आप लोग इसी तरह कंटिन्यू लिखेंगे। मेरे पास स्पेस नहीं तो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। आप लोग ऐसा ही लिखेंगे कंटिन्यू, ठीक है। हमारे पास स्पेस नहीं इसलिए हम यहाँ भी लिखेंगे। उसके बाद स्टॉक ऑफ WIP, WIP बोले तो वर्क इन प्रोग्रेस। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, हाँ, स्टॉक ऑफ WIP वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर भी हो ही गया, कैश इन हैंड हो गया। मेरी समझ से आप कुछ बचा नहीं है इसमें, ठीक ना। ये सब करेंट एसेट्स का पोर्शन होता है, ठीक है। यहाँ तक लिख लिए, यानी कि वर्किंग कैपिटल मीन्स एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर द करेंट लायबिलिटीज, ठीक ना। मतलब ये कि देखिए आप थोड़ा समझिए, हम लोग क्या लिखे कि वर्किंग कैपिटल मीन्स द एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर द करेंट लायबिलिटीज। इसका मतलब ये हुआ कि वर्किंग कैपिटल जो हुआ, जो मतलब करेंट लायबिलिटी जो मेरा चालू दायित्व पे अधिक के, मतलब ये कि चालू दायित्व से जितनी मात्रा में अधिक मेरा चालू संपत्ति है उसको क्या बोलेंगे, कार्यशील पूंजी प्रबंध। क्या समझे कि मेरा चालू दायित्व से जितनी ज़्यादा मात्रा में मेरा चालू संपत्ति है उसे हम क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल। इसलिए इसको भी बोलता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। साथ ही साथ इसको क्या बोले, वर्किंग कैपिटल वह मिनिमम बैलेंस है जो किसी भी फर्म को मेंटेन करना पड़ता है, किसके लिए, फॉर डे टू डे ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। साथ ही साथ हमने लिखवाया कि वर्किंग कैपिटल मीन्स द डिफरेंस बिटवीन करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज। एक प्रकार का ये करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी में अंतर है, यानी कि इसको हिंदी में अगर डिफाइन करना होगा तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि चालू कार्यशील पूंजी का मतलब है कि मेरा चालू संपत्ति और चालू दायित्व में जो अंतर होती है उसी अंतर को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्किंग कैपिटल यानी कि कार्यशील पूंजी प्रबंध बोलते हैं। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर। साथ ही साथ हम लोग वहाँ पे फॉर्मूला भी एक लिख देंगे, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज।
ठीक है, वर्किंग कैपिटल लिख करके WC इज इक्वल टू, कहीं स्पेस है तो लिख देंगे कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, कहीं फार्मूला भी है, हमने स्पेस नहीं छोड़ पाया, है ना, यहाँ पर ऊपर में ही लिख दीजिएगा, जैसे वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू लिख दीजिएगा करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, या लास्ट में भी लिख सकते हैं फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तो वर्किंग कैपिटल का मतलब चल ही रहा। यहाँ तक हो गया। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, ठीक ना, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे करेंट एसेट्स का मतलब क्या है, तो पहले समझ लीजिए, उसके बाद थोड़ा 1 मिनट के बाद लिखेंगे करेंट एसेट्स का। करेंट एसेट्स तो हो गया, करेंट लायबिलिटीज, देखिए करेंट लायबिलिटीज मतलब जो चालू दायित्व है, वैसे दायित्व के बोला जाता है जो 1 साल के अंदर में जिसको हम लोग को पेमेंट करना होता है, मतलब वैसे दायित्व जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बिजनेसमैन को 1 साल के अंदर में क्या करना पड़ता है, उसको रीपेमेंट करना पड़ता है, उसे ही क्या बोलते हैं, चालू दायित्व बोलते हैं। यानी कि कह सकते हैं करेंट लायबिलिटी मीन्स दैट लायबिलिटी विच आर रीपेएबल विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर या विद इन अ ईयर, दैट इज कॉल्ड करेंट लायबिलिटीज। उसमें फिर लिखेंगे करेंट लायबिलिटीज इंक्लूड्स क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोपोज डिविडेंड etc, ठीक है। तो अब लिखना स्टार्ट करेंगे, लिखिएगा प्रोविजन फॉर टैक्स, उसके बाद लिखेंगे एडवांस इनकम, प्रोविजन फॉर टैक्स, एडवांस इनकम, लिखिए प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड,